दोस्तों नमस्कार। मैं मुंबई से अलका अग्रवाल सिकतिया। वर्ष 2022 22 अगस्त को हरिशंकर परसाई जी के जन्म के पूरे 100 वर्ष होंगे। विद्वानों ने कहा है कि यदि स्वतंत्रता के पहले के भारत को जानना है तो प्रेमचंद को पढ़ें और बाद के भारत को जानना है तो हरिशंकर परसाई के लेखन को पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी कुछ रचनाओं का पाठ आपके समक्ष कर सकूँ, ताकि हम जान सकें कि उन्होंने किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी विसंगतियों को हमारे समक्ष रखा, करुणा के साथ, हास्य के साथ, प्रहारक क्षमता के साथ। आज प्रस्तुत कर रही हूँ कहानी सेवा का शौक। सेवा का शौक। हर ज़माने के अपने शौक होते हैं, अपना फैशन होता है। किसी वक्त सूट बूट टाइप पहनने का फैशन था, अब खादी पहनना फैशन में शुमार हो गया है। किसी ज़माने में भारत के रईसों को अंग्रेज़ अफसरों को पार्टियां देने का शौक़ था, अब उन्हें समाज सेवा का शौक़ हो गया है। और किसी वक्त गरीबी पर हंसना फैशन था, अब गरीब के प्रति सहानुभूति प्रकट करना फैशन बन गया है। हमारे ज़माने में रईस लोगों के लिए समाज सेवा एक नया शौक़ है और इत्र फुलेल से महकते, रंग बिरंगे कपड़ों में चमकते शौकीन खुशहाल लोग फुर्सत निकालकर सिनेमा देखाते हैं और समाज सेवा कर लेते हैं। जैसे हीरे की अंगूठी इनकी अंगुली की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही समाज सेवा इनकी प्रतिष्ठा को जरा चमकदार बना देती है। पंडित माता दीन भी शौकीन आदमी थे। उन्होंने परखा कि रईसों में समाज सेवा का शौक़ पैदा हो गया है, तो शौकीन आदमी के नाते उन्हें पीछे रह जाना पसंद न आया। उन्होंने तय किया कि अब अपने गांव की सेवा करनी चाहिए। पंडित जी की 7 पीढ़ियां गांव में ही जन्मी और गांव में ही दफनाई गई थीं। पंडित जी का जन्म भी गांव का ही था, लेकिन इस मामले में मतभेद था कि वे कहाँ दफनाए जाएंगे, क्योंकि वे 9 महीने शहर में और 3 महीने गांव में रहते थे। और अगर कबीर की मिट्टी की तरह पंडित जी की मिट्टी को लेकर शहर और गांव वालों में खींचतान शुरू हो गई तो शहर का हक ज़्यादा वजनदार पड़ जाएगा। पंडित जी उस गांव के 7 पीढ़ियों के मालिक थे और इस इलाके में उनका सालों का लेन देन था। हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। गांव की कमाई को वे शहर में बैठकर खाते थे। तो पंडित माता दीन ने समाज सेवा यूँ शुरू की, अपने गांव में पाठशाला खुलवा दी, अपने ही विशाल मकान के बरामदे में स्कूल बना दिया। एक दिन गांव के लोगों की सभा करके उन्हें समझाया कि तालीम बड़ी ज़रूरी चीज़ है। खुद उन्होंने गांव को जल्दी ही शिक्षित बना लेने का फैसला कर लिया है। वे दूसरे दिन शहर चले गए। वहाँ उन्होंने अपना नाम और काम अखबारों में छपाया और फिर शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। समाज सेवा किफ़ायत से करनी चाहिए, ये ज्ञान उन्हें अपने पुरखों से मिल चुका था, इसलिए वे कम वेतन पर मास्टर ढूंढ रहे थे। उन्होंने स्लेटें, पेंसिलें, किताबें खरीदी। अब उन्हें एक आदमी की और ज़रूरत थी, लेकिन यह चीज़ तो बड़ी सस्ती और बहुतायत से मिलती है। कभी कभी पुस्तकें तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, लेकिन आदमी आप चाहे जितने खरीद लीजिए, फुटकर या होल लॉट। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही, लेकिन यही एक चीज़ है जिसकी कीमत घटती जाती है। रामनाथ 16-17 साल का एक लड़का पंडित जी को मिल गया। रामनाथ के पिता की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। वह विधवा माँ और विवाह योग्य बहन का भार माथे पर रखकर सफ़र पर चल पड़ा था। मैट्रिक पास की ही थी कि पिता चल बसे। तब से यहाँ वहाँ नौकरी करके 3 पेट भर रहा था और 3 तन ढांक रहा था। पंडित जी रामनाथ को 20 रुपये माहवार पर मास्टर बनाकर गांव ले आए। उसने कहा कि वह कुछ समय उनके ही घर रहे। उससे कहा कि कुछ समय उनके ही घर रहे, फिर धीरज से अपनी बहन और माँ को बुला ले। रामनाथ पंडित माता दीन की हवेली में रहने लगा। उन्हीं के रसोई घर में खाना खाने लगा। स्कूल खुल गया, लड़के पढ़ने लगे, रामनाथ पढ़ाने लगा। वैसे उसके
उम्र खुद पढ़ने की थी, लेकिन वो पढ़ा रहा था। असमय में उस मासूम लड़के पर प्रौढ़ता आ गई थी। मुसीबत में शायद यह गुण है कि वह बच्चे को भी बुज़ुर्गों जैसी गंभीरता और दानाई दे देती है। यह बालक रामनाथ 16-17 वर्ष का था, पर जहाँ मौत को रोज़ टालते जाना ही ज़िंदगी का मतलब रहता है, वहाँ उम्र को नापते चलने वाला वर्ष ज़रा पास पास कदम रखता है। इसलिए वह बच्चा भी ढलती उम्र का सा लगता है। कभी कभी उसका बचपन उमड़ता और वो पंडित जी के बच्चों के साथ आंगन में खेलने लगता। कभी वह उनमें से किसी का घोड़ा बन जाता, तो कभी लुका छिपी खेलने लगता, और कभी कभी चांदनी रात में आंगन में बैठकर उन्हें आसमान की कहानियाँ सुनाता कि जो तारे आसमान में दिखते हैं वे देवताओं की आँखें हैं जिनसे वे धरती को देखते हैं। घर के अन्य लोगों को यह अनचाहा अतिथि बहुत अच्छा न लगा। पहले हफ्ते में भोजन के लिए यूँ पुकारा गया, मास्टर साहब भोजन कर लीजिए। दूसरे हफ्ते में गृहिणी कहने लगी, मास्टर खाना खा लो। तीसरे सप्ताह में वह बोली, मास्टर टाइम से खाना खा लिया करो, पुकारना पड़ता है। चौथे सप्ताह सबके खा चुकने पर उसे खिलाया जाता, और पाँचवें सप्ताह यह स्नेह और सम्मान की यात्रा इस मंजिल पर पहुंची कि गृहिणी ने महाराजन से कहा, बासी रोटी मास्टर को क्यों नहीं दे देती। 8,000 वर्षों की संस्कृति के बोझ से दबे हुए उन कुछ लोगों के घरों का यही हाल है कि जो त्याज्य है, अपवित्र है, हानिकारक है, वही अतिथि के लिए है। बाज़ार में पूजा की सड़ी गली छोटी और सस्ती सुपारी खाने की सुपारी से जो अलग मिलती है, उसके पीछे यही फिलॉसफी तो आधार रूप है कि सड़ा गला जो है वह धर्म और परमार्थ के लिए है। पूजा की वह सुपारी वह सड़ी सुपारी है जो खाने के काम ना आ सके। खैर, रामनाथ स्थिति के और बिगड़ने के पहले ही अपनी बहन और माता को ले आया। एक छोटे से घर में वे तीनों प्राणी रहने लगे। अब रामनाथ की मनोदशा और बिगड़ गई। गरीब आदमी के घर में कला और संस्कृति की बातें नहीं होती। भूखे की कला और संस्कृति दर्शन पेट के बाहर कहीं नहीं होते। रामनाथ जब घर आता तो माँ अपना दुखड़ा रोती। कभी देखता बहन के पास साड़ी नहीं है, फिर माँ बेटे में उस लड़की की शादी की समस्या पर चर्चा होती। रोना रोते रोते तीनों प्राणी सो जाते। सवेरे फिर रामनाथ माँ को देखता और बहन को देखता और उसके माथे में शूल चुभने लगता। कुछ खा पी कर पढ़ाने चला जाता। वहाँ भी चिंता उसके मन से निकलती नहीं थी। दर्द अगर तनिक देर को आँखों में आए तो हर्ष की फुहार उसके खरोंच को धोकर साफ कर देती है। लेकिन जहाँ वर्षों से दर्द आकर बस ही गया हो, उन आँखों का रंग ही बदल जाता है। उनसे दर्द जैसे उमड़ता रहता है। ऐसा ही मुख था इस रामनाथ का। ऐसी ही वे आँखें थीं जो मानो स्वयं ही इस दर्द से भयभीत हों भीतर घुसती जाती थीं। और एक दिन शाम को पंडित जी के बच्चों में खबर फैल गई कि कल शाम को मामा आने वाले हैं। सब बच्चे नाच उठे। रात को चांदनी की छाया में जब सब बच्चे बैठे तो मामा की ही बातें होती रही। मुन्नी बोली, मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं हमारे मामा, हमारे लिए मिठाई लाएंगे। सुरेश बोला, हमारे लिए भी मिठाई लाएंगे। और रमेश और आगे बढ़कर बोला, हमारे लिए तो रेलगाड़ी लाएंगे। मुन्नी ने पूछा, मास्टर साहब तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? रामनाथ इस प्रश्न से अचकचा गया। कोई उसके लिए भी कुछ लाएगा, ये आशा उसके हृदय में से कब की निकल चुकी थी। इस बच्ची ने उसे जगा दिया। रामनाथ को लगा कि सचमुच मामा उसे के आ रहे हैं, और उसने एक क्षण में तय कर लिया कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, रुपया लाएंगे। बच्चे इस उत्तर से कुछ विशेष प्रसन्न हुए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वो हवाई जहाज जैसे किसी चीज़ का नाम लेंगे, पर वो तो बहुत मामूली चीज़ चाहते हैं। दूसरे दिन पंडित जी के साले आए। उनका नाम डॉक्टर योगेंद्र नाथ था। वे यूरोप के कई देश घूम चुके थे। अमेरिका से एक तो डॉक्टर की डिग्री ले आए थे और एक मेम ले आए थे। लेकिन एक आदमी के पास डिग्रियां 2-4 रह लें पर स्त्री 2 नहीं रह सकती, तो एक को तो जाना ही था।
और गोरी बीवी के सामने काली बीवी टिक नहीं सकती। वह 20 बिस्वा के कानी कुब्ज की कन्या अपने मायके चली गई, पर उसके ही भाग्य से साल भर बाद ही विलायती बीबी की मृत्यु हो गई और वह फिर बुलाई गई। डॉक्टर साहब बड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे आगरा के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। दूसरे दिन जब रामनाथ पढ़ाने आया, माँ ने पुकार कर कहा, बेटा पंडित जी से कुछ रुपए मांग लाना, आज बिल्कुल आटा नहीं बचा, दाल भी नहीं है। 10-5 रुपये पेशगी ले आना, अगले माह में काट लेंगे। रामनाथ ने कहा, माँ मुझसे ना मांगा जाएगा, उनके यहाँ मेहमान आए हैं। माँ बोली, अरे तू तो पगला है, एक तरफ बुलाकर धीरे से कह देना, ज़रूर ले आना मेरे बेटा, नहीं तो देख बड़ी अड़चन पड़ेगी। और सुन रे रामनाथ, हम लोग इस कमला की शादी करने लगे तो थोड़ी मदद तेरे ये पंडित जी कर देंगे ना? थोड़ा थोड़ा अनाज गांव वालों से ले लेंगे, इतने में निपट जाएगी। इस लड़की का ठिकाना पड़ जाए तो मेरी छाती का बोझा उतर जाए बेटा। ऐसे ही वो दुखियारी माँ कहती रही, पर रामनाथ कुछ सुनकर कुछ अनसुनी करके चल दिया। इधर डॉक्टर साहब को जब मालूम हुआ कि पंडित जी ने ग्रामीण पाठशाला खोल रखी है, तो एक शिक्षा शास्त्री के नाते उसमें दिलचस्पी लेना उन्होंने अपना फ़र्ज समझा। वे पंडित जी के साथ बरामदे में आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर देखते रहे, फिर बैठक में जाकर माता दीन से बोले, जैसे आपकी पाठशाला है वैसे ही अगर सारे देश में हो जाए तो ये देश तो बड़ी जल्दी बर्बाद हो जाएगा। पंडित माता दीन को धक्का लगा, पूछने लगे, क्यों, क्या ऐसी बात हो गई? भाषण की शैली में डॉक्टर साहब बोले, आपका मास्टर बिल्कुल बेकाम है, देखते नहीं कैसा मनहूस पढ़ाता है, कितना निर्जीव है। जेम्स एडम्स ने कहा है कि शिक्षक को हंसते हंसते खुशी खुशी पढ़ाना चाहिए, और रूसो का कहना है, जो शिक्षक हंसते हुए नहीं पढ़ाता उसके विद्यार्थी हीनता की भावना वाले चरित्रहीन और निराशावादी होते हैं। सब विचारकों का मत है ये मास्टर तो बिल्कुल काबिल नहीं है, उसको कहो हंसते हुए पढ़ाए। पंडित जी को शिक्षा शास्त्री की बात ठीक लगी। उन्होंने रामनाथ को बुलाया। उस समय वह सोच रहा था कब और कहाँ एकांत में पंडित जी को बुलाकर पैसे मांगेगा। रामनाथ से पंडित जी ने कहा, देखिए मास्टर साहब, डॉक्टर साहब का कहना है आपका पढ़ाने का ढंग गलत है। आप जानते हैं मैं इसे एक आदर्श पाठशाला बनाना चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब का कहना है आप हंसते हुए पढ़ाया करिए। फिर डॉक्टर साहब ने भी उसे एक लंबा भाषण दिया। वह जी हाँ कहता हुआ सुनता रहा। भयभीत सा वह कमरे से बाहर कक्षा में आया। उसने लाख चेष्टा की, पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था वैसा कर ना पाया। स्कूल बनकर घर पहुंचा, तब उसे याद आया पंडित जी से रुपए तो मांगे ही नहीं। आशा में बैठी माँ ने जब पूछा, संक्षेप में नहीं कहकर वह खाट पर पड़ गया। ममता मई माँ उसके पास जाकर बोली, क्यों, कैसे लेट गया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है माँ। तो फिर तू ऐसा अनमना सा कैसा पड़ गया है? कितनी बार कहा बेटा चिंता मत किया कर, देख कैसा सूखता जा रहा है। अरे भगवान सबका है, सबकी रखवाली करता है, हमारी भी चिंता कर लेगा। माँ मैं अब पढ़ाने नहीं जाऊँगा। क्यों बेटा, क्या हो गया? कुछ कहा उन लोगों ने? माँ पंडित जी के साले ने पंडित जी से कह दिया कि इसे पढ़ाना नहीं आता, कहते हैं हंसते हंसते पढ़ाना चाहिए। मुझसे दोनों ने कहा कि पढ़ाना है तो हंसते हंसते पढ़ाओ। माँ ने कहा, तो बेटा इसमें क्या मुश्किल है, तो दिन भर हंसते हुए पढ़ाया कर, हंसने में क्या है? रामनाथ ने दीनता से कहा, तू समझती तो नहीं है माँ, मुझसे हंसते नहीं बनता, मैं हंस ही नहीं सकता। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा हंसना भी कोई मुश्किल बात है, देख मैं हंसकर बताती हूँ। और यह वृद्धा माँ मुख और आँखों को विस्फारित करके हंसने की चेष्टा करते करते फफक फफक कर रोने लगी। उसने बेटे को चिपका लिया और हंसने की चेष्टा में दोनों बड़ी देर तक रोते रहे और फिर कुछ खा पी कर सो रहे। दूसरे दिन जी कड़ा करके रामनाथ पढ़ाने गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी और डॉक्टर साहब फिर आकर खड़े हो गए। रामनाथ भयभीत हो गया। पंडित जी ने कहा, मास्टर साहब आप कल की बात भूल गए? डॉक्टर साहब ने कहा था ना आप हंसकर पढ़ाया करिए। रामनाथ ने जी हाँ कहा और काम में लग गया। वह वहाँ से भाग जाना चाहता था,
हंसी कोई ओठों और मुंह की प्रक्रिया होती तो वो हंस लेता। पंडित जी ने जब देखा कि डॉक्टर साहब अभी भी ठीक रीति से पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो रोष में बोले, आप भी अजीब हैं, रूनी सूरत बना रखी है, आपको हंसने में शर्म आती है। रामनाथ से बर्दाश्त न हो सका, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो रो पड़ा। डॉक्टर साहब पंडित जी को बैठक में लेकर बोले, ये आदमी इस काम के लायक बिल्कुल नहीं है, बच्चों का भविष्य इसके हाथों में मत बिगड़वाइए, देखिए कैसा रो पड़ा, इसे अलग करिए, कल मैं शहर जा रहा हूँ, एक अच्छा मास्टर भेज दूँगा। शाम को रामनाथ को जवाब मिल गया। तीसरे दिन सवेरे अपनी गृहस्थी गाड़ी पर लाटे, सिर पर एक गठरी रखे रामनाथ, उसकी माँ और बहन गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। गांव छोड़कर कहीं पेट भरने की चिंता में जा रहे थे। कुएं पर एक स्त्री ने पूछा, क्यों माँ, गांव छोड़कर क्यों जा रही हो? जा रही हो? हाँ बेटी, यहाँ इतना ही दाना पानी था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों? यही ना रहो माँ जी, दूसरी ने पूछा। वृद्धा ने जवाब दिया, बेटे को नौकरी से अलग कर दिया। नौकरी से अलग कर दिया? क्यों? कहते हैं हंसो, हम दुखियारों से क्या हंसा जाता है बेटी? तो अब कहाँ जाओगी माँ? स्त्रियों ने सहानुभूति से पूछा। क्या बताऊँ बेटी, कहाँ जाएंगे? जहाँ रोने वालों को भी रोटी मिलती हो, शायद वहाँ। नमस्कार।